बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोडल एनालिसिस का। लेकिन इससे पहले हम सर्किट एनालिसिस टेक्निक्स में हम देख चुके हैं एक टेक्निक जिसको हम कहते हैं सर्किट सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन के। इसमें हम क्या करते थे कि हम सिंपल अपने सर्किट को, जो सर्किट एक बना होता था, हम उसको देखते थे कि हमें कौन से ब्रांच करंट या ब्रांच वोल्टेज हमें पहले से गिवन है, तो हम उसको एज अ स्टार्टिंग पॉइंट लेते थे। और बाकी जितना भी पूरे का पूरा सर्किट है उसको हम उसके जितने भी बाकी ब्रांचेस के पैरामीटर, जिस तरह ब्रांच वोल्टेज, ब्रांच करंट, हम उनको कैलकुलेट कर लेते थे। इसी तरह हमने सर्किट सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन के बाद हमने एक रेजिस्टिव लैडर डिज़ाइन किया था। रेजिस्टिव लैडर हमने डिज़ाइन किया था जिसकी हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स तो गिवन थी और बाकी की हमने फाइंड की थी। और इसके अंदर भी हमने जो टेक्निक यूज़ की थी वो हमने की थी बाय इंस्पेक्शन के। हमें जो गिवन डाटा था हमने उसी को देख के बाकी जो सर्किट था रेजिस्टिव लैडर का वो हमने कैलकुलेट किया था। जो अगली सर्किट एनालिसिस में टेक्निक है वो है नोडल एनालिसिस की। नोडल एनालिसिस जिस तरह नाम से ही वाज़ेह है कि नोडल नोडल का मतलब ये है कि इसके अंदर सर्किट की जो नोड्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी। अभी सर्किट की नोड्स क्या थी कि लेट्स सपोज आपके पास ये एक रजिस्टर है और एक और रजिस्टर है। मैं इस रजिस्टर को इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। तो जिन पॉइंट्स के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, मतलब अभी अगर इस पॉइंट के ऊपर दोनों रजिस्टर लगे हैं तो ये जो पॉइंट है इसको हम नोड कहते थे। ये सिर्फ रजिस्टर नहीं, कोई भी और कंपोनेंट हो सकता है। मैं अभी जब हमने स्टार्टिंग की फंडामेंटल्स में देख रहे थे तो हम कंपोनेंट को एक बॉक्स की तरह बनाते थे। और इसी तरह से मैं एक और कोई कंपोनेंट ले लेता हूँ, इसको मैं लेट्स सपोज x1 कंपोनेंट कहता हूँ, x2 कंपोनेंट कहता हूँ। ये रजिस्टर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर्स, एलईडीज़, कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम इनको आपस में कनेक्ट, मैंने लेट्स सपोज इस तरह कर दिया, तो ये जिस पॉइंट पे हमने कनेक्ट किया होगा ये नोड कहलाती है। इसी तरह अगर मैं इसको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो ये जिधर भी हम इसको कनेक्ट करेंगे वो नोड कहलाएगी। नोड बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है, या आप इस तरह से समझ लें कि आप एक कंपोनेंट की एक वायर पकड़ी, इधर से दूसरी वायर पकड़ी, दोनों को कहीं पे भी आप अगर कनेक्शन बना देते हैं तो वो आपकी नोड होती हैं। सो जो आज की हमारी टेक्निक है वो नोडल एनालिसिस है, जिसका नोडल नाम से ही पता है कि ये नोड्स के कोई ना कोई नोड्स का इसमें तलक होगा। नोड्स के अंदर हमने एक जो नोड्स के थ्रू हम कैलकुलेट करते थे, हमने एक चीज़ पढ़ी थी जिसका है KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ का भी जो तलक है वो नोड्स के साथ ही होता है। वो हमने इस तरह कहा था कि लेट्स सपोज ये एक हमारी नोड है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो इसके इस पॉइंट के अंदर करंट आ रहा होगा, कुछ करंट इस पॉइंट से निकल रहा होगा। मैं जो एंटरिंग करंट है उसका एरो इनवर्ट और जो एग्जिट कर रहा है उसका एरो आउटवर्ड बना देता हूँ और साथ कह देता हूँ ये I1 है, ये I2 है, ये I3, ये I4 और ये I5। ये अभी जो हमने ये एक नोड बनाई है, मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर करंट जा रहा है और इधर से निकल रहा है, और ये किसी कंपोनेंट से करंट आ रहा है, ये भी किसी कंपोनेंट से करंट आ रहा है, इसी तरह किसी कंपोनेंट को करंट ये जा रहे हैं। तो हमने ये कहा था कि किरचॉफ्स करंट लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग इन अ नोड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द करंट लीविंग फ्रॉम अ नोड। तो जो हमारा नोडल एनालिसिस है उसके अंदर भी हम KCL को ही यूज़ करते हुए प्रोसीड करेंगे। दूसरा एक और चीज़ याद रखें कि जब भी हम नोडल एनालिसिस करेंगे तो हमारे पास जो एज अ रिज़ल्ट हमें नोडल एनालिसिस के बाद जो चीज़ हमें कैलकुलेट होगी वो होंगे हमारे पास नोड वोल्टेजेस। जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक सर्किट है, एक रजिस्टर लगा दिया, एक और रजिस्टर लगा दिया,
और इस तरह से ये एक रजिस्टर हमने लगा दिया। यहाँ पे हमने कोई सोर्स लगा दी, ये R1 है, R2 है, R3 है। तो हम जब नोडल एनालिसिस करेंगे तो हम नोड्स को देखेंगे। ये हमारी सोर्स थी। तो लेट्स सपोज ये जो नोड्स हैं हम इस पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे। तो करंट इधर एंटर हो रहा है यहाँ इस तरफ को, ये इस नोड से लीव कर रहा है। तो नोडल एनालिसिस का जो रिज़ल्ट होगा जब हम इसके ऊपर KCL लगाएंगे तो एज अ रिज़ल्ट हमें जो है वो नोड के वोल्टेजेस मिलेंगे। नोड के वोल्टेजेस का मतलब ये है कि आपने एक प्रोब, लेट्स सपोज आप इसको कहते हो कि ये हमारी डेटम नोड है, तो आप इसके ऊपर एक प्रोब रखते हो अपने मल्टीमीटर की, उसको वोल्टेज पे सेट करके, और दूसरी यहाँ पे रखते हो, यानी कि ये आपका वोल्ट मीटर है। आप एक प्रोब इधर लगाओगे और दूसरी इधर लगाओगे तो आपको ये नोड वोल्टेजेस की रीडिंग मिल जाएगी। सो जब भी आपने नोडल एनालिसिस करना है तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। स्टेप्स, नोडल एनालिसिस के जो स्टेप्स हैं इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप आता है वो ये है कि आपने क्या करना है, एक नोड को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट अ रेफरेंस नोड। रेफरेंस नोड आपने कोई सिलेक्ट करनी है जिसको रेफरेंस लेके हम बाकी के पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेजेस वगैरह देख सकें। रेफरेंस नोड का मतलब वही कि यहाँ तो आप इसको हम डेटम नोड भी कहते थे, मतलब ऐसी नोड जिसको हम एज अ रेफरेंस लें। इसको हम ग्राउंड वाली नोड भी कहते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से। सो सबसे पहला काम ये करना है कि हमने अपने जो भी सर्किट है जिसको एनालाइज करना है विद नोडल एनालिसिस, उसके आपने सबसे पहले एक रेफरेंस नोड यानी कि डेटम नोड लेनी है। स्टेप नंबर 2 है कि आपने लेबल करना है हर नोड को। लेबल ऑल नोड्स, जिस तरह हम पहले भी करते रहे हैं कि आपकी जितनी भी नोड्स बनेंगी सर्किट के अंदर उसको आप लेबल कर लें। लेबल कर लें V1 V2 V3, इस तरह से उसको नाम दे लें। यानी कि ये आपके पास एक नोड बनी, वही सर्किट दोबारा बना देता हूँ। तो ये जो आपके पास नोड बनी इसे आप कहते हैं लेट्स सपोज ये V1 नोड है। दूसरा काम आपने क्या करना है, लेबल ऑल नोड्स करना है। तीसरा काम ये करना है, अच्छा ना सिर्फ लेबल्स को नोड करना है बल्कि आपने लेबल को लोड करने के बाद आपने करंट को लेबल करंट के लेबल्स लगाने हैं, और उसके साथ करंट की जौन सी है ना वो आपने डायरेक्शन भी आर्बिट्रेरी लेनी है। फ़र्ज़ी तौर पे आप पहले उसकी डायरेक्शन लेंगे, लेकिन याद रहे कि जो पैसिव साइन कन्वेंशन है एक रजिस्टर की वो वायलेट ना हो। जब आप इस तरह से रेफरेंस नोड ले लेंगे और लेबल कर लेंगे, लेबल के बाद आपने क्या करना है, आपने हर नोड के ऊपर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है, जो कि मैंने कहा था समेशन ऑफ आई ऑल द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द करंट लिविंग फ्रॉम अ नोड। तो आपने अप्लाई KCL ऑन ऑल नोड, जितनी भी नोड्स आपने लेबल की हैं उसके ऊपर आपने KCL लगा देना है। और जब आप इसके ऊपर नोड्स के ऊपर KCL लगा देंगे, KCL लगाने के बाद आपने उन करंट्स के ऊपर ओहम्स लॉ लगा देना है। जब आप उस पर ओहम्स लॉ लगाएंगे तो आपके पास वो जो इक्वेशंस बनेंगी वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बनेंगी। तो जब एग्जांपल करेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा। जब वो इक्वेशंस आपके पास आएंगी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो उन इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेना है, या जिस तरह से भी बेहतर है। जब इक्वेशन आप इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आपके पास आएंगी तो आपकी जो सॉल्यूशंस होंगे वो भी वोल्टेज ही होंगे, और ये वोल्टेज होंगे नोड के वोल्टेज होंगे। सो नोडल एनालिसिस के अंदर जो स्टेप्स आपके हैं वो है सबसे पहले ये कि आपने एक सर्किट जो भी है उसका आपने एक रेफरेंस नोड बना लेना है। फिर उसके तमाम नोड्स और करंट की डायरेक्शंस को लेबल कर लेना है। उसके बाद आपने KCL लगाना है, और KCL लगाएंगे जब, तो वो आप उस KCL मतलब किसी ब्रांच के अंदर से करंट ही होगा जो KCL में आपके पास आएगा। तो आप उस करंट के ऊपर ओहम्स लॉ लगाएंगे, जो कि हम पिछली वीडियोस में लगा चुके हैं कि वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू करंट।
सॉरी वोल्टेज डिफरेंस, मतलब लेट्स सपोज V1 रजिस्टर की एक तरफ वोल्टेज है, लेट्स सपोज ये एक रजिस्टर है R1, V1 इस तरफ है, V2 इस तरफ है, V1 हाई है V2 से, तो ओहम्स लॉ क्या होगा, V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू ये जो करंट आई इसमें से गुजर रहा है। तो जब आप KCL लगाते हैं तो आपके पास ये इस तरह से इक्वेशन आएगी इन टर्म्स ऑफ आई, तो जब आप उस पर ओहम्स लॉ लगा देंगे तो आपके पास ये चीज़ें आपकी क्वेश्चन में आ जाएंगी। उधर से वो वोल्टेज के टर्म्स में आएगा, वोल्टेज को आप साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो आपके जो रिजल्टिंग आएंगे, रिजल्ट जो आएगा वो नोड के वोल्टेजेस आएंगे। ये करने के बाद आपके पास, अच्छा इस पे हमने जितने भी हमें जो वोल्टेज आएंगे, ये जो हमारे पास वोल्टेजेस आएंगे ये आएंगे ये जो हमारे पास वोल्टेज आएंगे वो कुछ इस तरह से, जो अभी मैंने एक सर्किट बनाया था, ये एक रजिस्टर, ये वोल्टेज सोर्स, तो जो हमारे पास वोल्टेज आएंगे वो लेट्स सपोज V1 आएगा और ये वोल्टेज आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन अगर ये जो ब्रांच है इसका मैंने वोल्टेज देखना है कि इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज आएंगे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, V सोर्स माइनस V1 करूँगा, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो हमें मिलेंगे। मैं इसको क्लियरली बना देता हूँ। मेरे पास ये एक ये जो भी सर्किट है R1 R2 R3, इसके साथ मैंने सोर्स वोल्टेज लगा दी है। हमने कहा था कि नोडल एनालिसिस जब करना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपने एक नोड लेनी है जो एज अ रेफरेंस है। तो मैं इस नोड को कहता हूँ कि ये मेरा जो सा रेफरेंस नोड है, यानी कि डेटम नोड है। फिर हमने कहा था कि ये करना है कि आपने सर्किट के जितने भी नोड्स हैं उसको लेबल करना है। एक ये नोड है और एक हमारे पास ये नोड बन रही है जिसको हम V सोर्स वोल्टेज ही इधर आएंगे। फिर हमने ये कहा था कि इसके बाद आपने पैसिव साइन कन्वेंशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो ये करंट इधर हाई है, ऑटोमेटिकली V1 लो है, तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा, मैं I1 कह देता हूँ। फिर I2 इस तरफ फ्लो करेगा, I3 इस तरफ को फ्लो करेगा। तो इस तरह से हमने सबसे पहले सबको लेबल कर लेना है। फिर हमने कहा था लेबल करने के बाद आपने नोड्स के ऊपर KCL लगाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या है, KCL एट नोड V1 पे जब KCL लगाएंगे, एंटरिंग करंट I1 है, लीविंग करंट I2 प्लस I3 है। ये अभी जो KCL लगाया ये हमारा आ गया इन टर्म्स ऑफ करंट, और इसको मैंने कहा था इसके ऊपर ओहम्स लॉ लगाना है। तो I1 क्या है जी, V सोर्स माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1, V सोर्स माइनस V1 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू I2 क्या हमारे पास V1 डिवाइडेड बाय R2। हम कुछ नया यूज़ नहीं कर रहे, वही KCL और ओहम्स लॉ। I2 V1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस V1 डिवाइडेड बाय R3, ये जो I3 करंट है V1 डिवाइडेड बाय R3। तो ये जो इक्वेशन R हमें रेजिस्टेंस इज नॉन है, तो बाकी V सोर्स भी नॉन है, V1 हमने फाइंड करना है। तो हमारा क्या भी हुआ कि ये जो KCL हमने लगाया था, हमारे पास इक्वेशन आई करंट्स की सूरत में, फिर हमने ओहम्स लॉ लगाया तो हमारे पास आ गई इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज में। तो जब हम इस तरह मल्टीपल नोड्स के ऊपर KCL लगाएंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज आएगी, तो हम उनको आपस में साइमल्टेनियसली या क्रामर्स रूल यूज़ करके हम इसको कैलकुलेट कर सकेंगे वोल्टेज को। सो नोडल एनालिसिस का जो रिज़ल्ट आया वो हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन बन रही है वो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बन रही है। तो नोडल एनालिसिस से हमेशा हमें नोडल वोल्टेजेस मिलेंगे। अगर आपने लेट्स सपोज कि आपने ब्रांच वोल्टेज निकालने हैं, यहाँ से ये है नोड वोल्टेज V1। नोड वोल्टेज का मतलब ये कि मैं मल्टीमीटर पकड़ूँ, उसको वोल्ट मीटर पे सेट करूँ, एक प्रोब इधर लगाऊँ और एक प्रोब मैं उठा के इधर लगा दूँ, तो ये मेरे पास आएंगे नोड वोल्टेज। इसी तरह अगर मैं नोड वोल्टेज इस नोड का देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से इस जगह पे लगाऊँ तो मुझे इस नोड के, मतलब इस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने ब्रांच वोल्टेज देखना है या कैलकुलेट करना है तो ब्रांच वोल्टेज इस तरह से कैलकुलेट होंगे
कि आप लेट सपोज R1 के क्रॉस मैंने देखना कितने वोल्टेज हैं, तो V सोर्स माइनस V1 अगर करेंगे तो वो अक्रॉस वोल्टेज VR1 के आ जाएंगे कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रांच वोल्टेज। उसको हम देखना हो मल्टीमीटर के साथ तो वो हम इस तरह से देखेंगे कि हम फिर मल्टीमीटर की एक प्रोब ग्राउंड पे नहीं लगाएंगे, फिर हम मल्टीमीटर को जब सेट किया वोल्टमीटर पे, एक प्रोब हम उठा के इसके इस एंड पे लगा देंगे और दूसरी प्रोब हम उठा के इस एंड पे लगा देंगे। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस जो ब्रांच वोल्टेज हैं, ब्रांच वोल्टेजेस हैं, वो हमें मिल जाएंगे। सो नोडल एनालिसिस से हमने करंट नोड वोल्टेज निकाल लिए और नोड वोल्टेज जब हमारे पास ये भी आ गया, ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हम इसका वी सोर्स माइनस V1 करेंगे इनके अक्रॉस जो डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आ जाएगा R1, यानी कि ब्रांच वोल्टेज आ जाएंगे। तो इसको फिजिकली कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप वोल्ट मीटर की एक प्रोब इधर लगाएं और दूसरी इधर लगा दें। इसी तरह से अगर आपने ब्रांच का करंट निकालना है, ब्रांच का अगर आपने, मैं दोबारा बना देता हूँ, ये सोर्स R1 R2 R3 I1 करंट I2 I3 V1 नोड और ये हमारे पास रेफरेंस नोड। अच्छा जी, ब्रांच वोल्टेज हम अभी डिस्कस कर लिया। अभी हमने देखना है कि हमने ब्रांच का करंट निकालना है। तो ब्रांच का करंट क्या है जी, I1 ब्रांच का करंट है। तो I1 निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, I1 इज इक्वल टू रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो हमें इस ब्रांच का करंट आ गया जो I1 है। इसी तरह अगर हमने I2 निकालना है तो हमारे पास जो ब्रांच करंट है R2 जो ब्रांच है इसके अंदर जो करंट गुजरा I2, तो मैं लिख सकता हूँ I2 इज इक्वल टू V1 ओवर R2। इसी तरह से अगर मैंने I3 निकालना है तो I3 इज इक्वल टू V1 ओवर R3। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। फिजिकली ये किस तरह से होता है कि अगर लेट्स सपोज मैंने मल्टीमीटर से I1 कैलकुलेट करना है, ये मैंने सर्किट फिजिकली सारा बना लिया, तो I1 कैलकुलेट करने के मैं यहाँ से इस कंपोनेंट को डिस्कनेक्ट करूँगा और जो मेरे पास मल्टीमीटर है उसको करूँगा मैं एम मीटर पे सेट, और एक प्रोब मैं इस तरफ लगाऊंगा और जो दूसरी इसकी प्रोब है मैं वो इस तरफ लगाऊंगा। तो मेरे पास जो करंट है उसकी रीडिंग आ जाएगी कि, और ये रीडिंग आएगी I1 की, ये रीडिंग हमें I1 की आएगी। अगर मैंने करना है I2 कैलकुलेट, तो मैं इस मल्टीमीटर को जो मैंने एम्पेयर पे रखा हुआ है उसको मैं डिस्कनेक्ट करूँगा। उसको चेक करने के लिए मैं इधर से सर्किट को डिस्कनेक्ट करूँगा और जो अब मेरे पास एम मीटर है उसकी एक प्रोब मैं इधर लगाऊंगा और दूसरी प्रोब मैं इधर लगाऊंगा। सो इस तरह मैं I2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। और अगर मैंने I3 को कैलकुलेट करना है तो जो R3 की तरफ मेरी नोड जा रही है, इसको दोबारा मैं कनेक्ट कर दिया और एम्पेयर पे रख के मैं इस तरह से एम मीटर का लगाऊंगा। तो इस तरह मैं I3 को कैलकुलेट कर फिजिकली यानी कि मल्टीमीटर से मैं देख सकता हूँ। बाकी ये फार्मूले हैं जो हमने फार्मूले के ओहम्स लाई है जो हमने यूज़ करके ब्रांच के करंट निकाले हैं। अभी अगर एक ऐसी सिचुएशन आती है नोडल एनालिसिस के अंदर कि लेट्स सपोज सिचुएशन इस तरह की आती है कि मैं एक सर्किट बनाता हूँ इस तरह से, और इसके साथ मैं ये सोर्स वोल्टेज लगा देता हूँ और लेट्स सपोज इसमें से कोई 5 एम्पेयर करंट गुजर रहा है या कुछ भी गुजर रहा है। तो जब भी हम नोडल एनालिसिस करेंगे, पहले ग्राउंड लगाया, इसको मैं V1 नोड कह दिया, इसको V2 कह दिया, ये करंट मैंने कहा I1 इस तरफ है, I2 I3 I4। ठीक है, इस तरह से मैंने कह दिया ये रजिस्टर है और इन नोड्स के ऊपर ये वोल्टेज हैं। अभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि लेट्स सपोज फॉर अ वाइल
कि कि मैं ये कहता हूँ कि जब मैंने V2 को कैलकुलेट किया, इसको एनालाइज करके मैंने जब कैलकुलेशन की, तो मेरे पास कोई भी लेट्स सपोज -6 वोल्ट आंसर आया। तो -6 वोल्ट आंसर आने का मतलब ये है, और ये है हमारे पास नोड वोल्टेज। नोड वोल्टेज मतलब कि ग्राउंड पे एक प्रोब रखेंगे मल्टीमीटर की, और दूसरी हम इधर रखेंगे, तो ये हमें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर जो नोड के वोल्टेजेस हैं वो मिल जाएंगे। इसका जो मुझे रीडिंग आई वो -6 वोल्ट आई। जब भी नेगेटिव आए इसका मतलब ये है कि ये जो नोड है ये -6 टाइम्स मतलब -6 वोल्ट ज़ीरो से भी कम है। यानी कि आपके जो वोल्टेजेस हैं वो पॉजिटिव साइड पे हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं और नेगेटिव हो सकते हैं। जो ज़ीरो है वो तो हमारा ग्राउंड है, लेकिन अगर आपके कोई वोल्टेजेस आते हैं जो नेगेटिव आते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो उस नोड के ऊपर वोल्टेजेस हैं वो ज़ीरो से भी कम है। मतलब जो रेफरेंस नोड लिया हुआ है उससे भी वो वोल्टेज कम है। सो अगर मैं कहता हूँ कि V2 नेगेटिव आया है, तो इसका मतलब ये है कि V2 के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो इस ग्राउंड से भी कम हैं। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूँ, हाँ, अगर लेट्स सपोज कि V1 अगर पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये है कि V1 के जो वोल्टेज हैं वो ग्राउंड से हाई हैं। अगर नेगेटिव आता है तो मतलब 0 वोल्ट ग्राउंड ग्राउंड से हम कम हैं अगर नेगेटिव आता है, और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो वो ग्राउंड से ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर आप कोई करंट कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैंने करंट कैलकुलेट की I4, और मेरे पास आया -2 एम्पेयर। लेट्स सपोज कि हमारा इतना आया एट -2 एम्पेयर, और साथ नेगेटिव साइन आया। इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि आपने जो करंट की डायरेक्शन ली थी वो उल्ट ली थी, लेकिन करंट एक्चुअल में उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है। कहने का मतलब ये है, अगर मैंने I4 इस तरह से लिया कि ये फ्लोइंग डाउनवर्ड है, तो तब जो आंसर आया वो -2 एम्पेयर आया। और अगर लेकिन माइनस में आने का मतलब ये है कि करंट ये नीचे की तरफ फ्लो नहीं कर रहा, बल्कि इस ब्रांच के अंदर जो करंट है ये ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि I4 = 2 एम्पेयर फ्लोइंग अपवर्ड। जब नेगेटिव में है तो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ये हमने डायरेक्शन आर्बिट्रेरी खुद से ली थी कि फ़र्ज़ करेंगे ये करंट डाउनवर्ड मूव कर रही है और आंसर हमारा नेगेटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा जो करंट हमने लिया कि डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो एक्चुअल में डाउनवर्ड नहीं कर रहा, वो अपवर्ड मूव कर रहा है। मतलब ये इस तरफ को मूव कर रहा है, हमने लिया इस तरफ था, आंसर नेगेटिव आया। इसलिए इससे नेगेटिव से हमें पता लगा कि हमने करंट की डायरेक्शन उल्टी ली है। सो ये जो करंट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो नोडल एनालिसिस में हम करते हैं। इसके स्टेप्स बता दिए कि सबसे पहले हम रेफरेंस नोड लेंगे, फिर नोड्स को लेबल करेंगे, करंट की डायरेक्शन लेंगे और उसको लेबल कर देंगे, और उसके बाद हम केसीएल लगाएंगे हर नोड के ऊपर। हर नोड पे केसीएल लगाएंगे, उसके रिज़ल्ट में हमें इक्वेशंस आएंगी। करंट के अंदर हम ओहम्स लॉ लगाएंगे, तो वो हमें इक्वेशंस आ जाएंगी इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। फिर जितनी भी वो नोड्स के ऊपर हमने हमारे पास केसीएल लगाए, उसके रिजल्ट में जो वोल्टेज की इक्वेशंस आई उनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, और साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद हमें नोड वोल्टेजेस मिल जाएंगे। फिर ब्रांच वोल्टेज निकालने के लिए दो नोड्स के दरमियान जो ब्रांच लगी है उसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लें, तो आपको ब्रांच वोल्टेज मिल जाएंगे। अगर वोल्टेज नेगेटिव आए तो इसका मतलब नोड वोल्टेज नेगेटिव आए तो इसका मतलब यह है कि ग्राउंड से वोल्टेजेस कम हैं। अगर पॉजिटिव आए तो इसका मतलब है कि नोड वोल्टेजेस ग्राउंड से ज़्यादा हैं। सो इसी तरह करंट है कि अगर आपने कोई डायरेक्शन ली हुई है करंट की और आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपका नेगेटिव आता है, इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन जो आपने ली उसके एक्चुअल में अपोजिट फ्लो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको नोडल एनालिसिस की समझ आई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी एग्जांपल करके देखेंगे कि नोडल एनालिसिस किस तरह से एक्चुअल में हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक की समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।